हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल संकल्प पीसेस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आप लोगों को आंसर राइटिंग से सिखा रही थी कि कैसे आंसर राइटिंग करना है, जो कि हमारे आगामी परीक्षा यूपी पीसीएस का हो या बीपीएससी का हो या यूपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम जिसमें हम लोग आंसर राइटिंग करते हैं, तो उससे हमें थोड़ा सा ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि हमें कैसे करना है। तो मैं आपको ऐसे ही हर दिन एक आंसर या दो आंसर कराती रहूँगी। इससे आपको लगता रहेगा कि थोड़ा सा पॉइंट भी आपको याद होता रहेगा कि क्या हमें इसमें लिखना है, क्या नहीं लिखना है। पढ़ते रहिएगा तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है कि भारत में इस्लामी शासन के आगमन के साथ भारत में विद्यमान वास्तुकला किस प्रकार विकसित हुई। भारत में इस्लामी शासन 13वीं सदी से उत्तर भारत पर तुर्की विजय के साथ शुरू हुआ था। साथ ही इस्लामिक स्थापत्य ने भारतीय स्थापत्य को आत्मसात करके एक नई प्रकार की शैली इंडो सार्वजनिक वास्तु स्थापत्य शैली का विकास किया। तत्कालीन भारतीय वास्तुकला में जैसे पत्थर का प्रयोग, बल्ले और शहरी वाली अनुप्रस्थ संरचनाओं का निर्माण, गोपुरम व तोरण आदि का निर्माण, लिंटन सैतीरी, ऐसे हम लोग फिगर डालेंगे ताकि हमारा जो आंसर वो अट्रैक्टिव लगे। ठीक है। तत्कालीन इस्लामिक स्थापत्य जैसे ईंट गारा मोटर का प्रयोग, मोहरों का प्रयोग, मेहराब एवं गुंबदों का प्रयोग। इसको मेहराब का चित्र आप बना लेंगे। जैसे कि बुलंद दरवाज़ा था, उसमें मेहराबों का प्रयोग किया गया है। नवीन कलात्मक तत्वों का समावेश, जैसे जटिल ज्यामिति पैटर्न का प्रयोग, पित्तादुरा शैली का प्रयोग अरेबिक डिजाइन का प्रयोग। अलंकरण में पशुओं पक्षियों की जगह फूल पत्ती को हम लेंगे। चारबाग शैली का प्रयोग करेंगे। भवनों में जाली करिंग का जटिल काम। इसके साथ ही इंडो इस्लामिक शैली में कई महत्वपूर्ण बाग, महल, किले, शहर की स्थापना हुई। जैसे चारबाग शैली में उद्यानों का निर्माण, आराम बाग। इंडो इस्लामिक शैली में महलों का निर्माण, आगरा का किला। केंद्र में मस्जिद एवं बाजारों के साथ नियोजित शहर की स्थापना, फतेहपुर सीकरी और तुगलकाबाद जैसे। अतः हम कह सकते हैं कि इंडो इस्लामिक शैली में स्थापत्य विविधता के नए आयाम खोले गए। ठीक है, ये हमारा एक क्वेश्चन है जो कि कंप्लीट होता है। अब हम दूसरे क्वेश्चन को कैसे करना है उसे बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि प्राचीन भारत में गुप्तकालीन कला, वास्तुकला, विज्ञान, धर्म, दर्शन उपलब्धियों के लिए जाना जाता है। ठीक है। गुप्त काल की शुरुआत लगभग 320 ईस्वी से मानी जाती है, जो कि अपने समृद्ध वास्तुकला, साहित्य, दर्शन, विज्ञान, धर्म अपने में उपलब्धियों के कारण इतिहास को स्वर्ण युग कहा जाता है। इसलिए स्वर्ण युग कहा जाता है क्योंकि इसमें वास्तुकला भी, साहित्य भी, दर्शन भी, सब कुछ समाहित है। इस वजह से हम इसे स्वर्ण युग कहते हैं। ओके। अब ये हमारा हो गया धार्मिक क्षेत्र की बात कर लेते हैं हम। धार्मिक क्षेत्र में धार्मिक सहिष्णु वैष्णव धर्म के अनुयायी, लेकिन बौद्ध धर्म, जैन को भी संरक्षण दिया। कुमारगुप्त ने नालंदा पुनरुद्धार कराया। यज्ञ की जगह उपासना ने ले ली थी। दर्शन और साहित्य में हम ये पॉइंट डाल सकते हैं कि कालिदास की जो अभिज्ञान शाकुंतलम, शूद्र की मृच्छकटिकम, विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस, ये सब डाल देंगे। तथा ज्योतिषी में वारामिहिर की वृत्त संहिता, खगोल शास्त्र में आर्यभट्ट की सूर्य सिद्धांत आदि उसकी रचनाएं इसी काल में हुई है, गुप्त काल में हुई है। ओके। वास्तुकला की बात करें हम तो इस काल के चित्रकला, मूर्तिकला और स्थापत्य के अनूठे उदाहरण अजंता, एलोवेरा, सारनाथ, मथुरा, अनुराधपुर आदि देखे जा सकते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की अगर हम बात करें तो गणित हो गया, खगोल में परंपरा, आर्यभट्ट इसी काल में थे। उनकी पुस्तक आर्यभट्टियम गणित की प्रमुख पुस्तक है।
गुप्त काल की प्रौद्योगिकी शिल्पकारी का अप्रतिम उदाहरण है, जैसे महरौली का लौह स्तंभ जो अभी तक जंग से मुक्त है। अब हम इसमें कंक्लूजन कैसे देना ये देखते हैं। इस प्रकार कह सकते हैं कि गुप्त काल में कला से लेकर स्थापत्य ने, खगोल से लेकर भूगोल ने, दर्शन से लेकर लेखन ने, सबने अप्रतिम उन्नति की है और आगामी शताब्दी के लिए नए आयाम स्थापित किए हैं। दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। जैसे भक्ति साहित्य की प्राकृत और भारतीय संस्कृति में इसके योगदान का मूल्यांकन करें। ठीक है, भक्ति साहित्य की परंपरा लगभग मध्यकाल से उभरी है और यह कवियों संतों द्वारा स्थानीय भाषा में दिए उपदेश, भजन या वाणी होती थी, जो अपने भावनात्मक अपील, सरलता और आम जनमानस के बीच लोकप्रियता एवं सुलभता के लिए जानी जाती है। स्थानीय भाषा को तरजीह। भक्ति साहित्य की प्रकृति सरल सुलभ भाषा, बाह्य आडंबर की अपेक्षा व्यक्तिगत भक्ति पर बल, जैसे कबीर, रैदास, कविताएं, भजन, कथाएं शामिल हैं। समाज में व्याप्त अंधविश्वास, कुरीतियों को दूर करने का भी इन्होंने प्रयास किया। भारतीय संस्कृति में भक्ति साहित्य का योगदान क्या है? तो धार्मिक सद्भाव, एकता को बढ़ावा दिया। गुरु नानक, कबीर, रैदास क्षेत्रीय भाषा और साहित्य का प्रसार किया। कम्बन की तमिल रामायण जैसे सामाजिक समरसता को बढ़ाया, जैसे मीराबाई, कबीर। विभिन्न कला रूपों को प्रेरित किया, जैसे भारत नाट्यम और कथक। इसमें एग्जाम्पल जो है थोड़ा इंग्लिश में मैंने जल्दी जल्दी में दे दिया, जो कि आपको नहीं देखना है, उदाहरण लिखना है या तो जैसे लिखना है हिंदी में। ओके। भक्ति साहित्य की भाषा सरल एवं स्थानीय होने के कारण जल्द ही जन सामान्य के बीच लोकप्रिय हो गई, जिसका प्रभाव भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं में देखा जा सकता है। हेलो फ्रेंड, ऐसे हमारा आंसर जो है पूरा कंप्लीट होता है। आशा करती हूँ कि ये आंसर आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ओके, थैंक यू।